टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगिनर्स लेवल 2। देखिए, जैसे हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया ट्रेंड लाइन और सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था इंडिकेटर्स, जिसमें हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया व्हाट इज एन इंडिकेटर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडिकेटर को यूज कैसे करें। जैसे हमने पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज कवर कर लिया था, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बॉलिंजर बैंड। आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मूविंग एवरेज की वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन होती है सिंपल मूविंग एवरेज। नॉर्मली सिंपल मूविंग एवरेज यूज की जाती है। और जैसे यहाँ पे मेंशन है बैंड्स जो होंगे, ये होता है अपर बैंड और ये होता है लोअर बैंड। तो ये अपर बैंड और लोअर बैंड बनता कैसे है? देखिए, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बॉलिंजर बैंड लगाने के लिए हमें जो सेटिंग सेट करनी पड़ती है, हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम बॉलिंजर बैंड में मूविंग एवरेज कौन से पीरियड की चाहिए, तो हम उस हिसाब से मेंशन कर देते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए 20 सेलेक्ट करा, ये मूविंग एवरेज जो बनेगी ये 20 पीरियड की होगी और इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के ये आपको दो बैंड ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ हो जाएंगे। देखिए, इंडिकेटर लगाने से पहले आप उसका फॉर्मूला एक बार जरूर देखिएगा कि उसका फॉर्मूला देखना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर कौन कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है। आपके चार्ट पर 4 वैल्यूज होती हैं, हाई, लो, क्लोज और ओपन। हमें एक बार देख लेना चाहिए कि ये इंडिकेटर कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर रहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मूविंग एवरेज हमने लगाई थी, हमने जो ईएमए लगाई थी, उसकी हमने कुछ वैल्यू सेट कर रखी थी और हमने देखा था कि उसका जो सोर्स है वो क्लोज है। तो आप देख सकते हैं आपके चार्ट में जो 4 वैल्यू थी, हाई, लो, ओपन, क्लोज, उसमें से सिर्फ मूविंग एवरेज क्लोज ही वैल्यू यूज कर रही थी। हाई, लो ये वैल्यू मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रही। फॉर्मूला जानने से आपको हेल्प मिलती है, आप कौन से इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज के साथ अगर आप वो इंडिकेटर यूज करें जिसमें हाई, लो की वैल्यू यूज होती है, इंडिकेटर का सेट वो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, आपका एनालिसिस और अच्छा हो सकता है। जैसे मूविंग एवरेज के साथ आप पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट में जो होता है उसमें हाई लो की वैल्यू भी यूज की जाती है। जैसे कि अगर आप ईएमए और पिवट पॉइंट लगाएंगे तो हाई, लो, क्लोज आपका कवर हो जाएगा। इसलिए आपको इंडिकेटर यूज करने से पहले एक बार आप उसका फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। बॉलिंजर बैंड का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम बॉलिंजर बैंड के फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू यूज की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हाई, लो और क्लोज यूज की जाती है। इसमें ओपन यूज नहीं किया है। कैंडल में 4 जो पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसमें से सिर्फ 3 ही यूज किया गया है, ओपन को यूज नहीं किया गया है। तो चलिए अब इसको चार्ट पर देखते हैं। देखिए, जैसे भी आपके सामने एक चार्ट है, तो हम यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगाएंगे। देखिए, जैसे हमने बॉलिंजर बैंड लगा लिया, अब यहाँ पे इसकी हम सेटिंग देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ये 2 ही रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं। 2 ही इसका सफिशिएंट रहता है। लेंथ जो लिखी है, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज जैसे हमने बताया था जो इसमें यूज होती है, ये उसकी लेंथ है। तो आप इसको 20 कर सकते हैं, आप इसको 10 यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, 10 यूज करने के बाद थोड़ा श्रिंक सा हो गया बॉलिंजर बैंड। आप 100 कर दीजिएगा तो आप देख सकते हो कैसे एक्सपेंड हो गया और चेंज होगी उसकी वैल्यू। अभी एग्जांपल के लिए हम 20 ही रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड को रीड कैसे करते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड का यूज 2 तरीके से होता है। पहला एक होता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता लगाने के लिए। दूसरा जो होता है जिसके लिए बॉलिंजर बैंड बहुत फेमस है, वो है स्क्वीज पता लगाने के लिए। देखिए, माना जाता है कि बॉलिंजर बैंड में जो स्क्वीज होता है उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेकआउट होने की। तो चलिए देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज क्या होता है। तो उसके लिए आपको पता करने से पहले आप कंसेप्ट होता है वॉलेटिलिटी, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम सिंपल टर्म में समझे, वॉलेटिलिटी होता क्या है, एक पीरियड के दौरान प्राइस जितना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, इस तरह से अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं ये हाईली वोलेटाइल हो चुका है। प्राइस अभी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। जब प्राइस काफी स्मूथ और चल रहा होता है, उतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये कम वोलेटाइल है कंपैरिजन अगर हम इससे करें तो। जैसे हमने एक वीडियो में कवर किया था स्टॉक मार्केट में रेंज का महत्व, तो उसमें हमने देखा था कि जब रेंज होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई बिग प्लेयर या फिर कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री ले रहा है या अपनी पोजीशन बना रहा है या एग्जिट कर रहा है। तो आप उस लॉजिक को इस वोलेटिलिटी से कंबाइन करके देखिए। एक रेंज है, उसमें अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, तो किसी को भी पोजीशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उस रेंज में प्राइस थोड़ा सा स्मूथ होता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, जिससे उनका एवरेज प्राइस मेंटेन रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो सारी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर एक्युमुलेशन करना है। तो अब हम ये बोल सकते हैं, रेंज में पोजीशन बिल्ड होती है उस समय प्राइस थोड़ा लेस वोलेटाइल होता है। अगर हाईली वोलेटाइल होगा तो पोजीशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड का जो स्क्वीज होता है, उसके बाद वो बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड हो जाता है। ये जो स्क्वीज का पार्ट होता है, हम बोलते हैं यहाँ पर प्राइस लेस वोलेटाइल होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्राइस लेस वोलेटाइल होता है और प्राइस रेंज में चल रहा होता है, तो आप अब इन तीनों कंसेप्ट को कंबाइन करके देखिए। प्राइस का यहाँ पे लेस वोलेटाइल होना और रेंज में जाना, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है। तो आप बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज को इस तरह से देख सकते हैं, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर कोई पोजीशन बिल्ड कर रहा है। देखिए, ये एक इंडिकेटर है, तो सबकी कुछ लिमिटेशन और स्ट्रेंथ भी होती है, तो ये हमेशा सही नहीं होता। हमें और भी एनालिसिस बाकी सबको कंबाइन करके और एक बायस अपना बना सकते हैं। तो आपने जब भी देखा होगा स्क्वीज के बाद जहाँ पे
प्राइस लेस वोलेटाइल होता है और रेंज में जाता है, उसके बाद एक एक्सपेंशन जरूर होता है जिसको आप रेंज ने ब्रेकआउट दे दिया, या आप बोल सकते हैं कि प्राइस लो वोलेटाइल से हाईली वोलेटाइल हो गया, और आप यहाँ बोल सकते हैं कि बोलिंजर बैंड ने एक्सपेंशन दे दिया। तीनों का सेम ही मतलब होता है, लॉजिक भी इसके पीछे सेम ही होता है। तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। इस तरह से सारे कंसेप्ट को मिलाकर ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इंडिकेटर के पीछे का लॉजिक क्या है, वो बता क्या रहे हैं। बोलिंजर बैंड स्क्यूज हो गया, अब इसके पास ब्रेकआउट होगा, इसके पीछे का लॉजिक बिना जाने आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। हमें पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए और आसपास देखते रहना चाहिए कि कंडीशन क्या है। एनालिसिस करने के बाद ही हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो चलिए अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एक चार्ट है, ये डेली का टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड में स्क्यूज कैसे दिखता है, वो इस तरह से दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। ये वाला एरिया प्राइस रेंज में है, वॉलेटिलिटी भी कम है, और उसके बाद ये बोलिंजर बैंड भी स्क्यूज कर रहा है। आप देख सकते हैं स्क्यूज का मतलब होता है इसकी विड्थ देखिए, इसमें जो बैंड है इसकी विड्थ देखिए बहुत ही कम है। और आप जैसे आप बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक्सपेंड हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं किसी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड करी। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइस आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो आप बोल सकते हैं ये शायद एक एवरेज प्राइस होगा जिसने यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए कह रहे हैं कि प्राइस रेंज बनाने के बाद ब्रेक कर गया नीचे की ओर। तो हम बोल सकते हैं किसी ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद प्राइस नीचे की ओर ब्रेक हो गया। तो चलिए अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देखते हैं कि इसमें बोलिंजर बैंड में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन कैसे पता लगाते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस है यहाँ पर इस एरिया में, हम बोलते हैं जैसे कि हमने देखा था कि मूविंग एवरेज से अगर प्राइस दूर चले जाता है तो वो एक ओवरबॉट जोन में चला जाता है। और बोलिंजर बैंड में इस तरीके से हेल्प मिल जाती है कि अगर जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज से काफी दूर है और अपर बैंड है उस पर टच हो रहा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो जोन होगा ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये ओवरबॉट जोन में होगा, इसके बाद प्राइस नीचे जा सकता है। क्या ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, हम RSI लगा के देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो शार्प मूव आया ऊपर और सडनली नीचे चला गया, जब ये ग्रीन कैंडल बन के क्लोज होगी तो हमें ये डेटा मिल गया होगा कि ये मूविंग एवरेज से दूर है, अपर बोलिंजर बैंड के पास है और RSI इंडिकेटर ओवरबॉट बता रहा है। तो काफी अच्छा सिग्नल हो जाए कि ये जोन सही में ओवरबॉट जोन होगा। तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास मिल जाती तो हम इसको ट्रेड कैसे करते? देखिए प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करा और उसने ये हाई बनाया, तो उसने पुल बैक लिया। तो अब जो पुल बैक लिया इसका काम होगा कि ये हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। हमने ऑब्जर्व किया कि इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये वापस एक रेड कैंडल आके क्लोज हो गई यहाँ पर। इसके बाद जब प्राइस नीचे आया, प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक करा, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो जब ये यहाँ पर सेशन क्लोज हो जाएगा, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी तब तक कि प्राइस ने एक बार बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर दिया है, RSI ने ओवरबॉट जोन बता दिया है और मूविंग एवरेज से प्राइस काफी दूर भी था। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो जोन रहेगा हम इस जोन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। जब ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करके वापस ऊपर आता है, क्या ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा या फिर मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड करके लोअर बैंड तक जा सकता है। इसके लिए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब ये 1 डे का है तो 1 डे के साथ जो कॉम्बिनेशन सही रहेगा आप इसको 1 आवर में देख सकते हैं। देखिए 1 आवर में कुछ इस तरह से दिखेगा, हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है, सिंपल जैसे हमने 1 डे में देखा था इसको हमने 1 आवर में देख रहे हैं। देखिए प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद प्राइस वापस यहाँ पर आया और इस पॉइंट से प्राइस मूव किया ऊपर की ओर, पर उतना एग्रेसिव नहीं है जैसे पहले था। तो आप यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिल गया होगा कि प्राइस इतना स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा रहा। फिर उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे स्ट्रांग दिखाने की कोशिश किया, पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्राइस लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। फिर आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे पुल बैक लिया और इस पॉइंट पे मूविंग एवरेज ने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, वापस नीचे हो गया। यहाँ पर मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और अपना बाकी एनालिसिस करने के बाद हम बायस अपना ये बना सकते हैं कि अगर प्राइस इस एग्रेसिव मूव को नहीं होल्ड कर पा रहा है तो इसके ब्रेक होने के बाद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस ब्रेकआउट कर दे नीचे की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्रेसिव मूव है ये होल्ड नहीं कर पा रहा इस लेवल को। तो हम अपना एक बायस इस तरह से बना सकते हैं कि ये लेवल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पे एग्रेसिव मूव आया था यहाँ पर हमें वो एग्रेसिव मूव नहीं दिखा, तो यहाँ पर वो बायर इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर। फिर हमने नेक्स्ट टाइम देखा जो बायर इंटरेस्टेड आए वो और ज्यादा कम हो गए। आप देख सकते हैं बायर बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं और ऊपर से फिर हमने देखा कि यहाँ पर मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए हमें दिख रही है। और हमें पता था, हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा था कि ये एक ओवरबॉट जोन भी है, प्राइस यहाँ से पुल बैक नीचे की ओर ले सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर हम एक बायस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक चांसेस है कि थोड़ा और नीचे जा सकता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।